हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज किस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास में 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच से चल करके 20वीं शताब्दी के बीच जो किसान आंदोलन हुए हैं, प्रमुख किसान जो आंदोलन हुए, क्यों हुए, उसका कारण क्या था, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। 19वीं शताब्दी के पहले से अगर देखा जाए तो जो दौर था, अंग्रेजों के द्वारा जो चलाया गया दौर था, उसमें नए भू राजस्व की जो व्यवस्था की जा रही थी, नए नए तरीके से जो कृषि नीतियों में परिवर्तन किए जा रहे थे, इससे जो किसान थे इन्होंने भू राजस्व देने में इनको बड़ी परेशानी होने लगी और परिवर्तनों से इन्हें सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया। इनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। जो किसान थे इन्होंने जो जमींदारी व्यवस्था, साहूकारी व्यवस्था, फिर बाद में तमाम तरीके की जो रैयतवाड़ी, महलवाड़ी जो व्यवस्थाएं आई, इनके तहत किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ और किसानों के इस शोषण के कारण ही स्थानीय लोगों के द्वारा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह स्टार्ट हो गया, विरोध करना स्टार्ट हो गया। तमाम क्षेत्रों में, बंगाल, बिहार और अन्य जगहों पर जो एक कृषि की स्थितियां थी, वहां पर टैक्स सर्वाधिक वसूले जाने के कारण, अकाल पड़ जाने के कारण किसानों को बहुत से ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो ये किसान की सर्वप्रथम जो मांग रही है वो आर्थिक रही है। आर्थिक मांग इनकी सर्वाधिक रही है और समय परिवर्तन होते गया तो स्थानीय लोगों ने ही इसका कुछ संगठन बना करके नेतृत्व किया। ये जो किसानों के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे, ये निरंतर नहीं थे, रुक रुक करके आंदोलन चलाया करते थे और ये कोई लंबा दीर्घकालीन नहीं थे। ठीक कुछ समय के लिए कहीं कहीं चलाए गए, फिर वो खत्म हो गए। इस प्रकार से ये आंदोलन चलाए गए। बाद में इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ, राजनीतिक नेताओं ने इन किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया। फिर बाद में इनमें और भी बंटवारा हो गया। जैसे आप वर्तमान समय में देखे होंगे पिछले सालों में कि जो कृषि कानून के लिए विरोध हुआ किसानों को लेकर के सरकार के विरुद्ध, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ने ही किसान आंदोलनों को सफलता तो मिली, लेकिन उसके बाद में उस किसान आंदोलनों को दो पार्ट में तोड़ दिया ताकि वो आने वाले समय में फिर कोई भी ऐसी आवाज न उठा सके। ठीक, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप का मतलब है कि उसको तोड़ना। तो इस प्रकार से आंदोलन बाद में फिर धार्मिक नेतृत्व भी प्राप्त किया, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं चल पाए। आइए उसी किसान आंदोलनों का जो भू राजस्व से, अंग्रेजों के नीतियों से बहुत त्रस्त था, जो अपनी आवाज उठाने के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं लेकिन अपने स्थानीय स्तर पर जो मुकाम हासिल किए हैं, उसी में से कुछ प्रमुख आंदोलन हैं जो एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। उन्हीं के विषय में हम बात करने के लिए आपके सामने आ जाए हैं लेकर के। पहला जो किसान आंदोलन हुआ, नील विद्रोह। नील आप समझते हैं कि नील की खेती की जाती है, जिसको जो सूती वस्त्र हुआ करते थे पहले के, सफेद कपड़े, उनको रंगीन करने हेतु ठीक नील का प्रयोग किया जाता था। तो नील की खेती की जाती है। तो नील की खेती पहले के समय में बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी, अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी के जो कुछ रिटायर्ड अधिकारी थे, उन रिटायर्ड अधिकारियों ने ही आकर के बंगाल और बिहार में जमींदारों से भूमि को खरीद कर, उन भूमियों को खरीदने के बाद वहां पर किसानों को, मजदूरों को बंधुआ बना करके उनसे खेती करवाते थे। तो जो रिटायर्ड अधिकारी थे वो जमींदारों से जब भूमि खरीद लेते थे तो जो किसान होते थे उनको हिस्सा देते थे कि आप इतने हिस्से पर खेती करेंगे। उनको कुछ अग्रिम राशि दी जाती थी या उनसे लिखाया जाता था एक जमानत पत्र की तरह, एक शपथ पत्र की तरह कि इतने पैसे आपको हम दे रहे हैं और इतना हमको आपको देना है। मतलब किसानों को अगर कुछ रुपए दे दिया गया तो उसके बाद जो मार्केट से कम ही रेट दिया जाता था किसानों को, लेकिन उससे अधिक किसानों से माल के लिए कहा जाता था कि आप इतना नील उत्पादन करके हमको देंगे, जहां जैसे भी हो। ठीक, तो ये चीजें जो है
उसी को स्थानीय भाषा में ददनी प्रथा कहा गया। क्या कहा गया? ददनी प्रथा। ये 1859 से किसान जो है नील विद्रोह स्टार्ट हुआ और 60 तक पूरे बंगाल के अधिकतर क्षेत्रों में, दिनाजपुर, मालदा, ठीक अनेक तमाम क्षेत्रों में, बंगाल के क्षेत्रों से लेकर बिहार तक विस्तारित हुआ। तो ददनी प्रथा को हमने बताया कि जो रिटायर्ड अधिकारी थे जमींदारों से भूमि खरीदते थे और भूमि खरीदने के बाद ये क्या करते थे, किसानों को कुछ अग्रिम राशि दे दिया करते थे और उनसे कुछ शपथ पत्र लिखवा लिया करते थे। उसी पे उनको खेती करना होता था। फिर भी किसान इसमें शोषण का शिकार होता था, क्योंकि सूखा पड़ गया या खेती सही नहीं हुई, फिर भी उनको उतना वसूल करके देना पड़ता था। किनको? अंग्रेजों को। तो इसे किसानों का बहुत शोषण हुआ, ठीक, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा गया? ददनी प्रथा कहा जाता था। नील की खेती होती थी, ठीक। स्थान था बंगाल के नादिया जिला के गोविंदपुर। ये जो नील विद्रोह स्टार्ट हुआ, नील विद्रोह ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी वहां के जो ब्रिटिश सरकार थी, जो खेती करते थे लोग, उनके विरुद्ध चलाया गया था। स्थान कहां से चलाया गया था? बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर स्थान से। इसके जो नेता थे ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये स्थानीय नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका? या इस विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। इससे अंग्रेजी सरकार कुछ समय में बहुत आंदोलन से बहुत दुखी हुई। मतलब दुखी का मतलब है परेशान होकर के मजबूरन उसने 31 मार्च 1860 को एक नील आयोग का गठन किया। किसका? एक नील आयोग का गठन किया अंग्रेजी सरकार ने 31 मार्च 1860 ईस्वी को। किसके नेतृत्व में किया था? तो ये WS सीटोनकार के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार ने मजबूर होकर के इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं से उन्होंने क्या किया था? एक नील आयोग का गठन किया गया। नील आयोग आया तो नील आयोग का कहना था कि इसके तहत किसानों पर जो नील की खेती का दबाव डाला जा रहा है, ये दबाव नहीं दिया जाएगा, ठीक। नील की खेती करने वाले लोगों पर दबाव न डालने के लिए इसमें प्रतिबंधित किया गया। किसके द्वारा? नील आयोग के द्वारा। आगे की तरफ चलेंगे, देखेंगे यह भारत में प्रथम सफल किसान आंदोलन माना जाता है। ये जो नील विद्रोह था, पहला किसानों के द्वारा चलाया गया विद्रोह या आंदोलन था, जो एक ही सफल माना जाता है। इस आंदोलन का जो जिक्र मिलता है वो दीनबंधु मित्र जो थे, उन्होंने अपने नील दर्पण नामक एक पुस्तक में इन्होंने इसकी पूरी कहानी को लिखा है, ठीक। इस आंदोलन को हिंदू पैट्रियाट, जो हिंदू पैट्रियाट है एक अखबार है, HC मुखर्जी के द्वारा इसको संपादित किया गया था। इस आंदोलन को इस अखबार के द्वारा इसकी कहानियों को पूरे संपूर्ण किसानों को बताने के लिए पूरे भारत के अंदर इसको फैलाए जाने की बात मिली। यानी इसको माना जा सकता है कि इस आंदोलन का जो हिंदू पैट्रियाट है, ये जो है नील विद्रोह या नील आंदोलन का क्या किया था, पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इसको समर्थन दिया था। इसको पूरी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। कौन? हिंदू पैट्रियाट जो अखबार था SC मुखर्जी के द्वारा। अगर इसमें हम देखें तो यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन तो था ही, लेकिन इसके बाद और तमाम तरीके के किसानों के द्वारा हुए आंदोलन हुए, जिसमें पाबना किसान विद्रोह है, दक्कन का विद्रोह है, मोपला विद्रोह है, तमाम विद्रोह हैं। आगे की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे और देखेंगे पाबना किसान विद्रोह। क्या? पाबना किसान विद्रोह की तरफ चलेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से जो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि नील विद्रोह था, वो भी अंग्रेजी सरकार के दमन नीतियों के कारण उसका भी दमन कर दिया गया। और आज के दौर में भी जो सरकारें हैं, ये अधिकतर जो किसान आंदोलन है, छात्र संघ आंदोलन है, उनको भी दबाने की कोशिश करती रहती हैं कि उनके खिलाफ आवाज न उठाया जाए। आगे की तरफ चलेंगे हम लोग, दूसरे किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। पाबना किसान विद्रोह। पाबना एक जिला है, कहाँ का? बंगाल का, ठीक। स्थान लिखा गया होगा बंगाल के पाबना जिले में। ये 1873 से 76 के बीच आंदोलन का विस्तारीकरण हुआ। उसके बाद ये आंदोलन ज्यादा समय तक तो नहीं चला, लेकिन चला। आइए देखते हैं स्थान है बंगाल के पाबना जिले में। यूसुफ शाही परगना से शुरू हुआ, परगना स्थान है, ठीक। कहां पर? पाबना जिले में। कारण इसका क्या था? जो पाबना विद्रोह हुआ या पाबना किसान आंदोलन हुआ, इसका कारण यही था, पहला, जमींदारों के द्वारा कर बढ़ोतरी। यानी जो जमींदार थे, अंग्रेजों के द्वारा जो जमींदार नियुक्त किए गए थे,
क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि हमको आप जितना भी टैक्स वसूलिए उससे हमसे नहीं मतलब है, 11 भाग है तो उसमें से 10/11 भाग हमारा होगा, बाकी जमींदार आपका। तो जमींदार क्या करते थे, बहुत सर्वाधिक मात्रा में टैक्स वसूलते थे। हमने इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसको पूरी बेहतरीन तरीके से उस व्यवस्था को चर्चा किया हुआ है। ठीक, तो जमींदार सर्वाधिक कर वसूला करते थे, जिससे किसानों को बहुत परेशानी हुआ करती थी। तो जमींदारों के द्वारा कर बढ़ोतरी कर दी गई अपने वसूलने के लिए। अंग्रेजों को तो 10/11 भाग देते ही थे 11 भाग में से, उसके बाद जितना और वसूल सकते थे अपने लिए वसूलते थे। उसको लेकर के पहला कारण ये था कि ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। दूसरा कारण था कि 1859 में अंग्रेजों के द्वारा कुछ अधिनियम बनाए गए थे। तो उसमें अधिनियम 10 के तहत कहा गया था कि जो काश्तकारों को जमीन पर मिले अधिकारों से जमींदारों द्वारा वंचित किया जाना। काश्तकार का मतलब है जो उसमें काम करने वाले मजदूर थे, किसान थे, उनको जो जमीन मिली होती थी, जमींदार क्या करते थे, जब वो सही तरीके से टैक्स वसूल कर नहीं दे पाते थे, ठीक, तो उनसे जमीनों को छीन लिया करते थे और वो दूसरे को नीलाम कर दिया करते थे। ठीक, पहले नीलामी उसी को दिया जाती थी जो सर्वाधिक ऊंची बोली लगाता था। इसके बाद भी अगर वो सही तरीके से टैक्स नहीं दे पाया तो उससे वो जमीनें छीन करके दूसरे को दे दी जाती थी, दूसरे किसानों को आवंटित कर दी जाती थी जो ऊंची बोल लगाता था। तो इसका कारण यही था कि जमींदारों के द्वारा कर बढ़ोतरी कर दी गई थी और जो किसान काश्तकारों के पास जमीनें थी उसको भी छीन करके जमींदारों क्या करते थे, जमींदार उन काश्तकारों को, उन काम करने वाले किसानों को वंचित कर देते थे। ठीक, इसी का कारण था कि पाबना किसान विद्रोह हुआ या पाबना किसान आंदोलन हुआ। आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर ये ज्यादा समय तक तो आंदोलन धीरे धीरे अपरिहार्य कारणों के तरफ बढ़ने लगा। ठीक, लेकिन 1873 में यहीं पर यूसुफशाही परगना में ही किसान संघ का एक गठन हुआ। किसान संघ इसमें जब गठन हुआ 1873 में, तो किसान संघ ने, किसानों ने अहिंसक लड़ाई की, किसान विद्रोह के तहत जुलूस निकाले, लगान हड़ताल की। लगान का मतलब जो टैक्स वसूला जा रहा था, जो कर लगाकर, उसके विरुद्ध हड़ताल किया। ठीक, इसके जो नेता थे ये भी स्थानीय नेता थे। ईशान चंद्र राय थे, शंभूपाल जी थे, केशव चंद्र राय थे और खोदी मल्लाह थे। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने मिलकर के नेतृत्व किया। हिंदू मुस्लिम एकता दिखाते हुए दोनों किसानों ने इसमें मिलकर के नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। यह आंदोलन सिर्फ जमींदारों के विरुद्ध था। जमींदार का मतलब जो जमींदार जमीन से इनको वंचित कर देते थे उनके खिलाफ था। ये गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ नहीं था। 1877 में जब दरबार लगा था, महारानी विक्टोरिया भारत आई थी, तो उस समय जो किसान थे बड़े, उनको देखने के लिए हमने बताया था कि बहुत बेताब थे, गए हुए थे, उनको देखे प्रसन्न नजर आए, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ के लोग हमको देख करके खुश हैं। यहाँ के लोग समझ नहीं पाते थे, ये सोचते थे कि जमींदार हमारा शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज हमारा शोषण नहीं करते हैं। इसीलिए इनका कहना था कि हम महारानी, सिर्फ महारानी की रैयत है, यानी हम सिर्फ महारानी को टैक्स देंगे। ठीक, ये अपने मतलब अंग्रेज को ये समझते थे कि वो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, लेकिन ये सोचते थे कि जो जमींदार है ये हमसे टैक्स वसूलते थे, किसानों से जो जमींदार टैक्स वसूलता था, और जमींदार टैक्स देता था किसको, अंग्रेजों को। तो इसलिए किसान जो थे ये महारानी को अपना मतलब रैयत, अपना स्वामी मानते थे। और इसके बाद महारानी विक्टोरिया को ही इन्होंने कहा था इसी वाले आंदोलन में कि हम सिर्फ महारानी और महारानी को ही सिर्फ टैक्स देंगे, कर देंगे। ठीक, हम उनकी रैयत हैं। रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक, तो अगर पूछा जाता है किस आंदोलन के दौरान किसानों ने कहा था कि हम महारानी की रैयत हैं, तो इसी आंदोलन के दौरान पाबना किसान आंदोलन या पाबना किसान विद्रोह के दौरान हम महारानी सिर्फ महारानी की रैयत हैं। आगे की तरफ, इसीलिए यह आंदोलन सिर्फ जमींदारों के विरुद्ध था, न कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत था। इसीलिए इसमें समर्थन मिला। किसका किसका समर्थन मिला था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रमेश चंद्र दत्त जैसे बुद्धिजीवियों का समर्थन मिला इस किसान आंदोलन को। और किसका समर्थन मिला था? इंडियन एसोसिएशन। ठीक, अभी इन पार्टियों के बारे में हमें आगे पढ़ना है। इंडियन एसोसिएशन पार्टी थी, इसके जो सदस्य थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली जैसे बुद्धिजीवियों का इसमें सहयोग, समर्थन मिला इस आंदोलन को, और ये आंदोलन और उत्तेजना के साथ लड़ सका। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर
कैंपबेल का भी समर्थन मिला था। ये ब्रिटिश था, ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इसका भी सहयोग मिला, क्योंकि यह आंदोलन किसके विरुद्ध था? अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध नहीं था, सिर्फ जमींदारों के विरुद्ध था। इसी आंदोलन पर हुसैन मुशर्रफ ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है जमींदार दर्पण। क्या नाम है? जमींदार दर्पण। ठीक, इसकी जांच के लिए जो पाबना किसान विद्रोह हुआ था, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया और इस आयोग की सिफारिश पर 1885 में बंगाल का काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिसे कहा जाता है बंगाल का प्रजा अस्तित्व कानून। क्या? बंगाल का प्रजा अस्तित्व कानून। यह जांच करने के लिए लगाया गया था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया था कि जो जमींदार हैं ये टैक्स किस तरीके के वसूले, आखिर ये विद्रोह क्यों हुआ। ठीक इसी की जांच के लिए इन्होंने 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम लागू किया। इसी को हम बोलते हैं बंगाल प्रजा अस्तित्व कानून। इसको याद रखेंगे, पाबना किसान विद्रोह। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे दक्कन विद्रोह के 1875 में हुआ था। ठीक, ये दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना व अहमदनगर जिलों में हुआ था। ठीक, ये ज़्यादातर किसान जो है कर्ज उनके ऊपर लद गया था टैक्स का, वो टैक्स नहीं दे पाते थे अंग्रेजों को, उसके विरुद्ध ये हुआ था। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, बस जानते रहिएगा कि दक्कन जो विद्रोह हुआ था 1875 में हुआ था। ये महाराष्ट्र पूना व अहमदनगर जिलों में हुआ था। ठीक, ये वहाँ के जो किसान थे वो दे नहीं पाते थे, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों के अपने कर टैक्स नहीं दे पाते थे, तो इससे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था, इसको लेकर के वो विद्रोह हुआ था। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और पढ़ेंगे अब मोपला विद्रोह के विषय में। किसके? मोपला विद्रोह। ठीक, मोपला कौन थे इनके विषय में जानेंगे और मोपला विद्रोह। तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं किसान आंदोलनों में और देखेंगे मोपला विद्रोह। क्या? मोपला विद्रोह। तो आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि मोपला विद्रोह ये भी किसानों का ही विद्रोह था। मोपला विद्रोह क्या है? मोपला 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच भारत में जो अरब आए, अरबों का आक्रमण हुआ 8वीं शताब्दी के समय में। तो जो अरबी लोग आए अरब के देशों से, जो मुस्लिम लोग आए, वो केरल के और मालाबार तट का जो क्षेत्र था उसके आसपास जो बस गए, तो उन्हीं को मुपला मुसलमान कहा जाता था। कि जो कि ये भी जो थे इनका भी वही कार्य था कि एक कृषक थे और बंधुआ मजदूर के रूप में भी काम करते थे। इनके पास भी धीरे धीरे खेती को व्यवस्थाएं होने लगी, ये भी खेती करते थे और एक बंधुआ मजदूर के रूप में भी काम करते थे। तो वही हमने लिखा कि मोपला विद्रोह। मोपला कौन थे? मालाबार तट तथा केरल के अन्य क्षेत्रों में 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में अरब से आए हुए मुसलमान थे। ठीक, उन्हीं को मोपला मुसलमान कहा गया। उन्हीं का जो किसान के रूप में थे या बंधुआ मजदूर के रूप में जो काम करते थे, उन्होंने भी एक विद्रोह किया जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो मोपला विद्रोह केरल के और मालाबार तट के क्षेत्रों में हुआ था। आइए जानते हैं इसका कारण क्या था मोपला विद्रोह का। ठीक, ये भी एक किसान आंदोलन था। कारण इसमें था कि अत्यधिक लगान वसूली। लगान का मतलब वही टैक्स, अत्यधिक लगान वसूली। दूसरा कारण था लोगों को उनके भूमियों से वंचित करना। इसी को लेकर के लड़ाई की जाती थी। ये जमींदारों का काम था, अंग्रेज के कुछ अधिकारियों का काम था, जिसके तहत ये उनका शोषण किया जाता था। तो ये आंदोलनों को जन्म दिया। ठीक, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक, आइए देखते हैं। तब तक 1836 से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ और 1856 आते आते लगभग 20 विद्रोह हो गए उन क्षेत्रों में। और 20 विद्रोह हुए तो ये कई तरीके के रूपों में आंदोलन लड़ते भिड़ते चलता रहा। फिर 1921 के ईस्वी के आसपास मोपला विद्रोह पुनः हो गया। ठीक, इसका जो पुनः मोपला विद्रोह होने का कारण था 1921 में, इसका मुख्य कारण था ये 1836 से चला और 1921 में पुनः हुआ। यानी ये आंदोलन बहुत लंबा चला है, बीच में कई नेताओं का इसमें योगदान रहा। मुख्यतः इसका जो दोबारा कारण था ये था कृषि जन्य असंतोष। यानी जो खेती हुआ करती थी वो असंतोषजनक थी, संतोषजनक नहीं थी। ठीक, उसमें टैक्स वसूली अधिक, उत्पादन कम, ये सारी चीजों का था। फिर दूसरा था कि जो आंदोलन किसानों के द्वारा लंबे समय से 1836 ईस्वी से चलाए जा रहे थे, उनके जो इस आंदोलन के खिलाफ क्या था, अंग्रेजी सरकार की आंदोलन की विरुद्ध नीतियां
अंग्रेजी सरकार ने इन आंदोलनों को दबाने के लिए अनेक अनेक दमनकारी नीतियां अपनाई। जैसे आपने देखा होगा कि किसान जो कृषि कानून था इनको वापस करवाने के लिए जो हमारे किसान डटे रह गए ठंडियों में, उनके ऊपर इस सरकार ने किस प्रकार से दमनकारी नीति, रोड में लोहे की किल्लियां लगवा दिया। फिर इसके बाद बारिश के फुहारा बरसाए गए उनके ठंडी में, कड़ाके की ठंडी में। ठीक, उन्होंने ट्रैक्टर लेकर दौड़ा तो उन्हें अश्रु गोला छोड़ा गया, डिवाइडर रोके गए, लगा लगा करके कई रास्तों को ब्लॉक किया गया। इस प्रकार से सरकार की दमनकारी नीतियां होती हैं इन आंदोलनों के खिलाफ, कि सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठा न सके एक बार अगर उनको इस तरह से प्रताड़ित कर दिया जाएगा। तो वही थी सरकार, पूरे सत्ता में थी, उनकी पूरा हर जगह कब्जा था ब्रिटिश का। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रकार से इनके विरुद्ध जो नीतियां चलाती थी इन आंदोलनों के विरुद्ध, उसको लेकर के ये आंदोलन और पुनः विद्रोह उतरा, यानी ये आंदोलन और अग्रसर हुआ। आगे की तरफ चलेंगे, देखेंगे अप्रैल 1920 ईस्वी। क्या अप्रैल 1920 ईस्वी क्या है? मालाबार जिला कांग्रेस कमेटी ने मंजेरी में एक सभा की। जो मालाबार जिला है केरल के तटों में, वहां पर कांग्रेस कमेटी, जो कांग्रेस पार्टी का 1885 में गठन हुआ था, उसने मंजेरी नामक एक स्थान पर एक सभा की। और वहां पर जब सभा की तो ये जो मुपला विद्रोह हुआ था, यहाँ के किसानों ने इसमें समर्थन दिया। किसका? इस सरकार का समर्थन दिया। मतलब जो कांग्रेस कमेटी थी, कांग्रेस ने उनकी हित की बात किया तो इसने किसानों ने समर्थन दिया। और जब समर्थन दिया, फिर इसके बाद 1920-21 के दौरान गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उसी समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। खिलाफत आंदोलन का भी महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था, मतलब उसको भी समर्थन दिया था। तो जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली और गांधी जी, इन सभी लोगों ने मिलकर के असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन के साथ साथ क्या, मोपला विद्रोह, जो ये भी किसानों के द्वारा जो हुआ था, मोपला विद्रोह का समर्थन किया। इन लोगों ने मिलकर के, कुछ मुस्लिम नेताओं और महात्मा गांधी लोगों ने मिलकर के मोपला विद्रोह का भी समर्थन किया कि किसानों का उद्धार हो सके। और धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन व मोपला विद्रोह आपस में मिल गए। यानी जो मुस्लिम खिलाफत आंदोलन के मुस्लिम नेता थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, इन लोगों ने मोपला विद्रोह को मिला लिया अपने में। यानी अब ये जो आंदोलन है राजनीतिक स्तर पकड़ लिया। और फिर उधर महात्मा गांधी के, तो अंग्रेजों ने इसमें सांप्रदायिक तरीके से धर्म के नाम पर इन लोगों को लड़ाना स्टार्ट कर दिया कि इसमें बंटवारा हो जाए, फूट हो जाए। तो उन्होंने सांप्रदायिक इसमें जातिवाद समस्या को ला दिया, जिसमें हिंदू जो जमींदार हुआ करते थे, जो शोषण मतलब करते थे, तो हिंदू हो गए। और एक मुस्लिम जो बंधुआ मजदूर के रूप में, जो किसानों के रूप में काम करते थे। तो यहाँ पर सांप्रदायिक हिस्से में यह आंदोलन बट गया। और इससे क्या हुआ, जब सांप्रदायिक हिस्से में बटा यह आंदोलन, तो अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मूलतः यह विद्रोह साम्राज्यवाद का मतलब है जो पूरे सत्ता जिसके हाथ में हो, जो दूसरे राष्ट्रों को अपने अंदर उपनिवेश बना करके चलाता हो। जैसे भारत था, तो ब्रिटेन कभी भारत के ऊपर पूरा अपना औपनिवेशिक राष्ट्र भारत को बनाया था, जैसे चाहता था। यहाँ की सब शासन पद्धति, हर व्यवस्थाओं में सब कुछ उसका चलता था। तो वो साम्राज्यवाद के रूप में काम करता था। सामंतवादी जो किसी के अधीन रह करके काम करता था। ठीक, तो साम्राज्यवाद का मतलब यहाँ जमींदार और अंग्रेज, सामंतवादी का मतलब बंधुआ मजदूर और किसान। तो इन दोनों के जो विरोधी जनसंघर्ष था, यानी जो जमींदार थे और अंग्रेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो किसानों के ऊपर कर, टैक्स, अलग अलग तरीके से नीतियां जो चला करके इनको प्रताड़ित कर रही थी, उनके विरुद्ध, और जो छोटे तबके के लोग थे इनके विरुद्ध ये क्या था, संघर्ष था। ठीक, 1921 के अंत में इस विद्रोह को बर्बरता के तरीके से दबा दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत, सरकार के तहत 1921 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। फिर धीरे धीरे अनेक तमाम आंदोलन किसानों के द्वारा जारी रहे। ये रहा मुपला विद्रोह। आगे की तरफ हम चलेंगे और पढ़ेंगे फड़के विद्रोह के बारे में। वो भी किसानों का ही एक आंदोलन है। आइए चलेंगे, अब देखेंगे फड़के विद्रोह के विषय में। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे फड़के विद्रोह के विषय में, जो 1879 ईस्वी में हुआ था। ये फड़के विद्रोह, ये भी एक कह लीजिए तो किसानों का ही और जनजातियों का, आदिवासियों का विद्रोह था। इसके
जो नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं वो वासुदेव बलवंत फड़के माने जाते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के कौन थे? इनका जन्म 1845 में कुलावा सिरढोण इन महाराष्ट्र में, कुलावा जिला महाराष्ट्र में हुआ था 1845 ईस्वी में। इनके जो पितामह थे यानी दादा पितामह अनंतराव फड़के थे, ठीक। वो पेशवा, जो महाराष्ट्र में पेशवा चला करता था, शिवाजी वाले क्षेत्रों में पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री, तो पेशवा के साथ मिलकर के इनके पितामह अनंतराव फड़के ने, वासुदेव बलवंत फड़के के पितामह अनंतराव फड़के पेशवा के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे 1818 ईस्वी में, ठीक। तो 1857 की क्रांति के पश्चात वासुदेव बलवंत फड़के जो थे, इन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार सशस्त्र विद्रोह स्टार्ट किया था, ठीक। सशस्त्र विद्रोह के रूप में इन्होंने अपने देश को स्वराज्य का स्वप्न देखा और दिखाया, ठीक। कब? 1879 ईस्वी में इन्होंने फड़के विद्रोह स्टार्ट किया, ठीक। इसके नेतृत्वकर्ता स्वयं खुद थे वासुदेव बलवंत फड़के। इनके जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो महागोविंद रानडे रहे हैं, ठीक, जिन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था कि हमारे देश से जो धन है वो कैसे मतलब विदेशों में जा रहा है, कैसे मतलब लंदन की तरफ जा रहा है, अंग्रेज हमारी तरफ से कैसे वहां पर ले जा रहे हैं, इस बहिर्गमन सिद्धांत को दिया था महागोविंद रानडे ने, ठीक। इन्होंने प्रार्थना समाज और भी लोगों का जो है गठन किया था। इन्होंने रामोशी, तो वासुदेव बलवंत फड़के ने माना कि जो हमारे देश में जब इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को अध्ययन किया और इनके प्रेरणा स्रोत रहे महागोविंद रानडे के, तो यहाँ से इनको एक प्रेरणा मिली कि हमारे देश में जो भी किसान या अन्य प्रताड़ित लोग हैं वो क्यों हैं? ये विदेशी नीतियों से प्रताड़ित हैं। इनके जो कष्ट हैं वो विदेशी जो अंग्रेज हैं इनके वजह से है, ठीक। तो उनके प्रताड़ित नीतियों के और जो दुष्चक्र अनेक तरीके से जो कार्य किए जा रहे थे, इसी के खिलाफ में उन्होंने रामोशियो क्या है? वहां के जनजातियों का एक समूह था। रामोशी विद्रोह के विषय में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र के किसानों का एक 50 सदस्यीय संगठन बनाया, ठीक। और जब संगठन बनाया तो देखा कि उस समय 1876-77 के आसपास जो अकाल पड़ रहे थे, उन 77 के बाद में जो अकाल पड़े लोग भूखमरी से मर रहे थे, तो इन संगठनों ने जगह जगह पर खजाना लूटते थे और उन भूखे जो लोग मर रहे थे या जो लोग भूखे मर रहे थे उनको खाने की पीने की उनके लिए खजानों से व्यवस्था करने का कार्य किया, ठीक। इन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा और इन्हें गिरफ्तार करके इसके बाद किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? निजाम सरकार की मदद से इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक। 21 जुलाई 1879 को इनको गिरफ्तार किया गया था। इसको नोट कर लेंगे, 21 जुलाई 1879 ईस्वी को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजी सरकार ने इन्हें निर्वासन कर दिया गया, भारत से अदन जेल भेज दिया गया और अदन जेल के बाद 21 फरवरी 1883 को इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वासुदेव बलवंत फड़के जिस प्रकार से किसानों के लिए, ठीक, वहां के जनजाति आदिवासियों के लिए और जो अपने देश में शोषित वर्ग था उनके लिए जिस प्रकार से लड़ाई लड़े, इन्होंने उसी के एक प्रेरणा स्रोत, क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत बने। चापेकर जो बंधु थे, आगे इनकी कहानी आएगी, हम इनके विषय में बताएंगे। चापेकर बंधुओं ने इन्हीं से प्रेरणा लिए थे, इन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को करिए। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप बताइए, वैसे एक भी कमेंट में अगर आप बताएं कि क्लास आज के कैसे लगी, और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक। और जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है विस्तृत है, समझ में आना चाहिए। सभी आंदोलन हुए तो उसका कारण क्या है इसको भी हमने बताया। फिर इन सभी आंदोलनों को ब्रिटिश सरकार ने लास्ट में सभी को दमन किया है किसी न किसी रूप से, ठीक। सरकारें आंदोलनों को दबाती हैं, क्यों दबाती हैं? उसका मुख्य कारण है कि उनके खिलाफ कोई उनके सत्ता के खिलाफ आवाज न उठा सके, उनकी सत्ता हिले ना, ठीक। तो इसलिए सत्ताओं में जब सरकारें होती हैं तो हर आंदोलनों की आवाजों को दबाया जाता है, ठीक। चलिए आगे की तरफ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को भी शेयर करें, दूसरे से सब्सक्राइब करने के लिए कहें।